अरमगान का केस सरहदों से निकल गया, बात इंटरपोल और अमेरिकन एजेंसीज तक पहुंच गई। अरमगान बेनामी अकाउंट्स यूज करता था, 40 अकाउंट्स की तफसीलात भी ले आया हूं। 2023 से अरमगान की गिरफ्तारी तक इन 40 अकाउंट्स में 17 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद आए, लेकिन अरमगान की गिरफ्तारी के बाद अकाउंट्स खाली हो गए। अरमगान ने अमेरिका में आइडा कम्युनिकेशन के नाम से अकाउंट खोल रखा था। कामरान कुरैशी के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स भी सामने आ गए हैं। और हाँ, अरमगान के कॉल सेंटर में काम करने वाले डीलिंग एजेंट्स ने एतराफ़ कर लिया है कि वो गैर मुल्कियों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर फ्रॉड किया करते थे, यानी क्रेडिट कार्ड के डेटा की मदद से अमरीकियों के बैंक अकाउंट्स खाली करते थे। अरमगान ने भी एक बड़ा एतराफ़ किया है, लेकिन ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बात कहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि बताने के लिए फिर बहुत कुछ है। खैर, अरमगान की मनी लॉन्ड्रिंग से बात शुरू करते हैं और बात उन 40 अकाउंट्स की करते हैं जहां से अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल अकाउंट्स में अरबों रुपए ट्रांसफ़र हुए। लेकिन अरमगान का अपना कोई अकाउंट इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट्स, और ये 4 बैंक अकाउंट्स थे अरमगान के 3 मुलाजमीन के नाम पर, और ये 4 अकाउंट्स 2 मुख्तलिफ बैंकों में खोले गए थे। अरमगान ने अपने एक मुलाजिम अब्दुल रहीम के नाम पर 2 अकाउंट हबीब मेट्रोपॉलिटन और मीज़ान बैंक लिमिटेड में खोल रखे थे। इसी तरह अपने 2 और मुलाजमीन रहीम बख्श और जेरिट लोबाइस के नाम पर भी उसने हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में 2 अकाउंट खोले हुए थे, और ये चारों अकाउंट्स अरमगान खुद ऑपरेट करता था। क्योंकि कनाडा से मनशियात की स्मगलिंग के मुकदमे में 2017 में गिरफ्तारी और फिर इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उसका अपना शनाख्ती कार्ड तो ब्लॉक हो चुका था। अरमगान के मुलाजमीन के नाम पर मौजूद इन 4 अकाउंट्स में 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से अरबों रुपए ट्रांसफ़र हुए, और ये तमाम 40 अकाउंट्स हवाला हुंडी के लिए इस्तेमाल होते थे। इनमें सिर्फ अरमगान के पैसे नहीं आते थे, जो भी इन अकाउंट्स में पैसा मंगवाना चाहे मंगवा सकता था। बस शर्त एक थी, जो भी रकम आएगी उसमें 40% अकाउंट होल्डर का और 60% पैसा मंगवाने वाले का। है ना मज़े का धंधा। 40% से घर बैठे अरबों की आमदन। ये भी बड़ा गंदा धंधा है, और इसमें बैंक्स का अमला लाजमी मुलविस होता है। इस पर मज़ीद बात आगे चलकर होगी। अभी वापस आते हैं अरमगान की मनी लॉन्ड्रिंग पर। 2023 से अरमगान की गिरफ्तारी तक इन 40 बैंक अकाउंट्स में 17 अरब 37 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन अरमगान के गिरफ्तार होने के बाद इनमें से अक्सर अकाउंट्स का बैलेंस ज़ीरो हो चुका है। इन तमाम 40 अकाउंट्स में अब कुल मिलाकर सिर्फ 11,38,635 रुपये पड़े हैं। और ये बहुत अहम नुक्ता है कि ये पैसे अरमगान की गिरफ्तारी के बाद निकलवाए गए तो किसने निकलवाए। अब ज़रा आपको वो 40 बैंक अकाउंट दिखा देता हूँ, जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन इससे पहले ये बता देता हूँ कि ये बैंक अकाउंट्स किन बैंकों में ऑपरेट हो रहे थे। तो जनाब, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिस बैंक के अकाउंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है, जिसके 8 अकाउंट से अरमगान के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुंतकली सामने आई है। दूसरे नंबर पर मुल्क का एक बहुत बड़ा बैंक यूबीएल है, जिसके 7 अकाउंट्स में अरबों रुपए आते रहे और जाते रहे। और इसके बाद हैं बैंक अल हबीब लिमिटेड के 4 अकाउंट्स, बैंक अल-फलाह के 3 अकाउंट्स, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड के 3 अकाउंट, फैसल बैंक लिमिटेड के 2 अकाउंट, हबीब बैंक के माइक्रो फाइनेंस बैंक के 3 अकाउंट्स, अस्करी बैंक के 2 अकाउंट्स, और एचबीएल, अलाइड बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 1 अकाउंट भी इन बेनामी अकाउंट्स में शामिल है। जबकि 4 बैंक अकाउंट की डिटेल्स आना अभी बाकी हैं। अरबों रुपए इधर से उधर होते रहे और बैंक्स आंखें बंद किए रहे। मैं अगर इन बैंक अकाउंट्स में होने वाली ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स बताने बैठ गया तो ये प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा। बस इतना बता देता हूँ, ये बेनामी अकाउंट्स मुख्तलिफ अफराद के नाम पर भी थे और मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम पर भी। एक ही कंपनी HMN के नाम पर मीज़ान बैंक, यूबीएल और हबीब बैंक में अकाउंट मौजूद है, जबकि राजपूत ट्रेडर्स के नाम से भी मीज़ान बैंक और यूबीएल में अकाउंट सामने आए हैं। मजमूई तौर पर 10 अकाउंट मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम पर हैं, जबकि बाकी अकाउंट्स मुख्तलिफ अफराद के नाम पर हैं। और इन तमाम अकाउंट्स में जब जब पैसा आया तो
तो बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि हर दफ़ा आने वाली रकम का 40% अकाउंट होल्डर ने रखा और बाकी 60% निहायत ईमानदारी से अरमगान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। मुल्क के सफ़े अव्वल के इन 12 बैंकों में जहां ये अरबों रुपए इधर से उधर हुए और शायद आज भी हो रहे हों, उनके लिए बाकायदा कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कवानीन पर अमल करता कौन है? अगर कभी कोई आम शहरी बैंक अकाउंट खुलवाने चला जाए तो बैंकिंग सेक्टर के एक रूल KYC यानी नो योर कस्टमर के तहत उससे मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल की जाती हैं, लेकिन इन बेनामी अकाउंट्स की मालूमात इन बैंक्स के पास मौजूद नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, इन बेनामी अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन होती रहीं, लेकिन उन्हें कभी स्टेट बैंक को रिपोर्ट नहीं किया गया। बैंकिंग सेक्टर के कवानीन के मुताबिक अगर किसी बैंक अकाउंट में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस हो रही हों तो बैंक पाबंद है कि उन्हें स्टेट बैंक को रिपोर्ट करेगा, और स्टेट बैंक भी पाबंद है कि वो इन्हें FIA और NAB को भेज देगा। मुल्क में कई सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स ऐसी ही मुश्तबा ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होने के बाद NAB और FIA के केसेस भुगत रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस से शुरू होने वाली अरमगान की कहानी अब मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच चुकी है। बहुत कुछ सामने आ रहा है और इस बहुत कुछ में बैंक्स का मुश्तबा किरदार भी सामने आया है। ये मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क के इन बड़े बड़े बैंक्स में इतने बड़े बड़े हेर फेर हो रहे हों और बैंक्स की इंतज़ामिया को पता ना चला हो। FIA हुकाम ने इन तमाम 40 अकाउंट्स को फ्रीज़ करा दिया है और FIA को शुबा है कि इन बेनामी अकाउंट्स के पीछे इन बैंक्स की मुताल्लिका ब्रांचेस के मैनेजर्स और इंतज़ामिया के अफराद भी मुलविस हैं और उनके खिलाफ अलग से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अरमगान के पास इन बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए ये पैसा आ कहाँ से रहा था, तो इसका जवाब मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी दे चुका हूँ और अब ज़रा सबूत के साथ बता देता हूँ कि ये सारा पैसा कॉल सेंटर्स की कमाई है। अरमगान के कॉल सेंटर में काम करने वाले 25 मुलाजमीन, जिन्हें डीलिंग एजेंट्स कहा जाता है, उन्होंने FIA की इंक्वायरी में ज़ुबान खोल दी है। अरमगान के कॉल सेंटर का सारा कच्चा चट्ठा सामने ले आए हैं। उन्होंने अपने बयानात में बताया है कि वो कॉल सेंटर से अमेरिका में शहरियों को कॉल करते थे। उनके पास अमेरिकी शहरियों का फाइनेंशियल डेटा होता था और वो उसकी बुनियाद पर उनके अकाउंट्स को गैर कानूनी तौर पर एक्सेस करके उनसे रकूम निकाला करते थे और यही रकूम मर्चेंट्स और फिर बेनामी अकाउंट से होती हुई अरमगान के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती थी। कॉल सेंटर के इस गैर कानूनी धंधे को समझने के लिए आप मेरा प्रोग्राम अरमगान कॉल सेंटर एक्सपोज देख सकते हैं, जिसका थंबनेल इस वक्त भी स्क्रीन पर मौजूद है। कॉल सेंटर पर मेरे इस प्रोग्राम के बाद मेरे पास अब मालूमात का एक ख़जाना है। मेरे कई व्यूवर्स जो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, उन्होंने इस गंदे खेल के हवाले से मुझसे बहुत अहम मालूमात शेयर की हैं, जिन पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोगों की दुम पर पैर भी पड़ा है और वो बिलबिला भी रहे हैं। जल्द इस पर अगला प्रोग्राम भी करूँगा। अरमगान कॉल सेंटर से आने वाला ज़्यादातर पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाता था और उसके डिजिटल वॉलेट में एक इतला के मुताबिक सैकड़ों बिटकॉइन मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है उसे कॉल सेंटर के अमले की तनख्वाहें, घरों का किराया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के बिल और गाड़ियों और असलहे का शौक भी तो पूरा करना होता था। इसीलिए वो इन बेनामी अकाउंट से पैसा पाकिस्तान भी मंगवाता था। FIA को तहकीकात में पता चला है कि 2 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज से दर्जनों गार्ड्स के अलावा उसने कराची बाउंसर्स नामी कंपनी से बाउंसर्स भी ले रखे थे। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि अरमगान ने पिछले 2 साल में 8 कीमती गाड़ियां खरीदी, जिसमें से 5 गाड़ियां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 में बेच दी। सितंबर में 2 और फिर हर महीने एक एक गाड़ी वो बेचता चला गया। उसकी 3 गाड़ियां इस वक्त पुलिस और FIA की तहवील में हैं और इस तरह उसके मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों में से 154 मिलियन रुपए का तो सुराग मिल चुका है। FIA ने 5 मार्च को अदालत से इजाज़त लेकर अरमगान के घर की तलाशी ली थी और इस तलाशी के दौरान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, कि अरमगान के घर से मज़ीद 18 लैपटॉप मिले थे। ये उन 68 लैपटॉप के अलावा हैं जो पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी के बाद घर से बरामद किए थे। लेकिन इससे भी बढ़कर जो चीज़ FIA के हाथ लगी है वो है कामरान कुरैशी के बैंक कार्ड्स। FIA को अरमगान के घर से कामरान कुरैशी के कई बैंक अकाउंट्स के कार्ड्स मिले हैं और ये तमाम बैंक अकाउंट्स गैर मुल्की बैंक्स में हैं।
FIU को अमेरिका में खोले गए एक LLC अकाउंट का भी कार्ड मिला है, जिससे पता चला है कि अरमगान ने अमेरिका में आइडा कम्युनिकेशन के नाम से एक कंपनी भी रजिस्टर्ड करा रखी थी। FIA ने अरमगान और उसके शरीक मुलजिम शिराज से भी तफ्तीश की है, लेकिन इस तफ्तीश में अरमगान ने FIA से कुछ ज़्यादा ताउन नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर बता गया है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ट्रांजैक्शन किया करता था। उसने ये भी मान लिया है कि वो अपने मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स ऑपरेट किया करता था। और अब है सबसे अहम बात कि अरमगान का मामला इंटरपोल और अमरीकी एजेंसीज तक कैसे पहुंच गया है। तो जनाब, अरमगान के असासे अभी तक सामने नहीं आए हैं। तकरीबन 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा है, लेकिन ये तो वो पैसा है जो पाकिस्तान आया और उससे अरमगान अपनी अय्याशियाँ और खर्चे पूरे कर रहा था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ख़रीद कर वो दुनिया के किस किस मुल्क में असासे बना रहा था, ये सामने आना अभी बाकी है। और यही सामने लाने के लिए FIA ने इंटरपोल को सिल्वर नोटिस के लिए ख़त लिख दिया है। इंटरपोल का सिल्वर नोटिस दुनिया भर में बेनामी जायदादों को सामने लाने के लिए होता है। इसी के साथ FIA ने अमेरिका के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU से भी रब्ता किया है, ताकि अगर अमेरिका में भी अरमगान के कोई असासे हैं तो सामने आ सकें। अरमगान क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक अपने डिजिटल वॉलेट को अभी तक छुपा कर बैठा हुआ है। उसके लैपटॉप फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन FIA इस रिपोर्ट के इंतज़ार में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी हुई। FIA ने अरमगान के क्रिप्टो के असासे जानने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और क्रिप्टो P2P प्लेटफॉर्म्स पैक्सफुल और नोवंस को भी ख़त लिख दिया है। उनसे कहा गया है कि वो अरमगान के क्रिप्टो के असासों की डिटेल्स FIA से शेयर करें, ताकि अमेरिका में होने वाले कॉल सेंटर के फ्रॉड से मुतालिक रुकूम सामने आ सकें। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है। और हाँ, ईद मुबारक।